नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है आरएएस बायोफिल्टर। पहले भी कई वीडियो बायोफिल्टर पे डाले जा चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बायोफिल्टर के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इंटेंसिव आरएएस के लिए सबसे उपयुक्त बायोफिल्टर टेक्निक के बारे में काफ़ी बहस चल रही है। एक आदर्श बायोफिल्टर 100% इनलेट अमोनिया कंसंट्रेशन को हटा दे, कोई नाइट्राइट उत्पन्न ना करे और जो मीडिया का इस्तेमाल हो वो सस्ता हो, संचालित करने के लिए पानी के दबाव या रखरखाव की कोई ख़ास आवश्यकता ना हो, जिससे कि ठोस पदार्थ उसमें वो कैप्चर भी ना हो, और वो एक छोटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पैदा करे। छोटा फुटप्रिंट का मतलब ये हुआ कि पारिस्थितिक पदचिह्न केवल उस दबाव की मात्रा को इंगित करता है जो मनुष्य अपने परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर डालता है। यानी कि हम जब बायोफिल्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर जितना कम असर डालेगा उतना ही छोटा हम लोग का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा। तो कई तरह के बायोफिल्टर हैं, जैसे इमर्जेंट बायोफिल्टर है, इसमें पूरी तरह से बायोमीडिया नहीं भीगता है, जिसमें ट्रिकलिंग बायोफिल्टर है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर है, आरबीसी बोलते हैं, सबमर्ज बायोफिल्टर में फ्लोटिंग बीट बायोफिल्टर, डायनेमिक बीट बायोफिल्टर, फ्लूइडाइज्ड सैंड बायोफिल्टर और मूविंग बेड बायोफिल्टर। ये मूविंग बेड बायोफिल्टर हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसके बारे में हम लोग हमेशा ज़्यादा चर्चा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो इसका ब्राउन कलर है, जो इस बात का सूचक है कि इसमें बहुत अच्छी संख्या में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और भी बहुत लिस्ट है जो एंडलेस है, बहुत तरह के बायोफिल्टर होते हैं। तो इन सब बायोफिल्टर में कॉमन फीचर्स जो हों उनके बारे में हम लोग चर्चा करें, जिससे कि हम विभिन्न बायोफिल्टर्स को कंपेयर कर सकें। उसमें पहला हो गया स्पेसिफिक सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, वॉइड स्पेस, वॉल्यूमेट्रिक टैन कन्वर्जन रेट, एरियल टैन कन्वर्जन रेट। तो इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बायोफिल्टर की विशेषताएं हैं जो कॉमन हैं, जिससे हम एक दूसरे बायोफिल्टर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। शुरुआत करते हैं बायोफिल्टर के बारे में। एक बायोफिल्टर रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में बहुत ही की कंपोनेंट होता है और उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का होना और ऐसी कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है जो इस बात को इंश्योर करे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, जिससे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से चले और आरएएस एक स्वीकार्य स्तर पर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को रख सके। जो भी आप उसे सेट करें एज पर स्पीशीज़ और आपके जो कल्चर की इंटेंसिटी है उसके हिसाब से आप कितना स्वीकार्य स्तर पर अमोनिया रख सकते हैं, ये भी वो तय कर सके। तो बायोफिल्टर में जो प्रक्रिया होती है नाइट्रिफिकेशन की, उसके बारे में हमने और अपने अलग वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कि मछली एक्सक्रीशन करती है, खाना खाती है और अनईटन फीड भी उसमें कुछ छूट जाता है, जिसकी वजह से टोटल अमोनिया नाइट्रोजन पैदा होता है, जिसमें आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड अमोनिया दोनों शामिल हैं। ये बहुत टॉक्सिक होते हैं और पीएच और टेम्परेचर पर इनकी टॉक्सिसिटी निर्भर होती है। सौभाग्य से अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया उपलब्ध हैं नेचर में, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकॉकस, नाइट्रोसोस्पाइरा। ये सब नेचर में अपने आप उपलब्ध हैं, जो टॉक्सिक टैन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्राइट फिर बहुत टॉक्सिक होता है, मगर सौभाग्य से फिर नेचर में बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनको नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोस्पाइरा। ये बैक्टीरिया नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये इसको लेस हानिकारक नाइट्रेट में बदल देते हैं और उसे हम समय समय पर वाटर एक्सचेंज करके अपने सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। लगभग 200 ppm तक भी ये टॉक्सिक नहीं रहता है। तो ये एक मेजर सोर्स हो गया नाइट्रोजन के इनपुट का और रिमूवल का आरएएस में। यही काम बायोफिल्टर में होता है और इन बैक्टीरिया को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए हम बायोफिल्टर में एक अच्छा खासा सरफेस एरिया उसे प्रदान करते हैं, जिस पे ये बायोफिल्म बन सके।
बायोफिल्टर का पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया SSA यानी कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर में नापा जाता है और पर यूनिट वॉल्यूम कितना सरफेस एरिया कोई भी मीडिया दे रहा है ये उसकी इकाई है। इसमें मीडिया का आकार और वॉइड का जो रेशियो है और स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। SSA जितना अधिक होगा प्रति इकाई आयतन में उतने ही अधिक बैक्टीरिया पनप सकते हैं और फिल्टर की प्रति इकाई आयतन में कुल अमोनिया की जो निष्कासन की क्षमता होगी वो अधिक होगी, लेकिन उस समय वॉइड रेशियो कम हो जाएगा। वॉइड रेशियो कम होगा तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ के रुकने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिफरेंट बायोफिल्टर की आप देखें, जैसे ट्रिकलिंग बायोफिल्टर हो गया या रोटेटिंग बायो कॉन्टैक्टर हो गया, इसकी 100 से 300 मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर SSA होता है। मूविंग बेड बायो रिएक्टर इसमें 200 से 800 होता है। हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ सब जगह यही बायोफिल्टर इस्तेमाल होता है। ये वीडियो देखिए, इसमें रात में बना हुआ वीडियो है। लाइट में इन बैक्टीरिया की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इनको अंधेरे में रखना पड़ता है। फ़िलहाल वीडियो बनाने के लिए हम लोगों ने लाइट जला रखी है। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा एरेशन इसमें चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है और बायोमीडिया जो है वो अच्छी तरह से ब्राउनिश हो चुके हैं, जिससे कि पता लगता है कि इसमें बायोफिल्म अच्छी डेवलप हो गई है। अच्छे खासे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया का निस्तारण कर रहे हैं। इस तरह के बायोमीडिया इसमें हम लोगों ने इस्तेमाल किया है जिसका SSA 400 है। प्रेशराइज बीड बायोफिल्टर इसका SSA बहुत ज़्यादा है। पॉलीस्टरीन माइक्रो बीड बायोफिल्टर 4000 के आसपास, सैंड बायोफिल्टर 5000 से 11000। ये जितने भी बायोफिल्टर ज़्यादा SSA वाले हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड सिस्टम्स हैं, इनमें एनर्जी बहुत लगती है इनको चलाने में। क्रॉस सेक्शनल एरिया फिल्टर बेड का वह क्षेत्र है जिस दिशा में आवश्यक हाइड्रोलिक लोडिंग दर के हिसाब से पानी बहता है। इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर आपका एक बायोफिल्टर है जिसमें साइड में आप देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। अब मान लीजिए कि यहाँ तक पानी भरा रहता है, ये वाटर लेवल है और यहीं तक मीडिया हमने भरा हुआ है और पानी के बहने की दिशा ये है। तो जितना एरिया यहाँ पर हमने मार्क किया है यही क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और ऊपर का जो एरिया होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसी से जितना पानी होकर बहेगा पर यूनिट एरिया उसको हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बोला जाएगा। हाइड्रोलिक लोडिंग दर समय की प्रति यूनिट फिल्टर के क्रॉस सेक्शन से प्रति यूनिट से होकर गुजरने वाले पानी की मात्रा है। इसे हम क्यूबिक मीटर प्रति स्क्वायर मीटर प्रति दिन के हिसाब से व्यक्त करते हैं, यानी कितने क्यूबिक मीटर पानी प्रति स्क्वायर मीटर से एक दिन में बह के गुजरता है। किसी भी बायोफिल्टर के दो तरह के हाइड्रोलिक लोडिंग रेट्स होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक मिनिमम हाइड्रोलिक लोडिंग रेट से अगर कम आपका फ्लो रहेगा तो भी अमोनिया ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, और अगर आप ज़्यादा रेट रखेंगे तो भी उन बैक्टीरिया को प्रॉपर कांटेक्ट टाइम नहीं मिलेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेट का पता होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये बायो फिल्टर है जो रेक्टेंगुलर है और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसी में बायोमीडिया है और वाटर फ्लो इस तरफ से है जो हम मान लेते हैं कि 500 लीटर प्रति मिनट है और वो इस दिशा में बहता हुआ इधर से बाहर निकल रहा है 500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो ये जो सरफेस एरिया है ये हमने माना कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या होगा वो हम लोग इस डेटा से निकालेंगे। वाटर फ्लो रेट 500 लीटर प्रति मिनट है, तो 500 को 60 से गुणा कर देंगे तो 30,000 लीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और इस 30,000 को अगर हम 24 से गुणा कर दें तो 7,20,000 लीटर प्रति डे इसमें से पानी निकल जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर है। इस हिसाब से जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होगा वो 7,20,000 डिवाइडेड बाई 4, ये 1,80,000 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति डे होगा। यानी कि प्रति यूनिट एरिया से 1,80,000 लीटर पानी प्रति डे निकल रहा है।
लेकिन जो यूनिट है वो हमने क्यूबिक मीटर में कर रखा है, यहाँ लीटर में है, तो इसलिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 180 क्यूबिक मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति डे के हिसाब से हाइड्रोलिक रेट आपका इस बायोफिल्टर का आ गया। किसी भी बायोफिल्टर का वॉइड स्पेस वो वॉल्यूम है जहाँ पर बायोफिल्टर का मीडिया नहीं है, और वॉइड रेशियो इस वॉल्यूम और जो बायोफिल्टर का टोटल वॉल्यूम है उसके रेशियो को कहते हैं। वॉइड रेशियो अगर ज़्यादा है तो उससे क्लॉगिंग होने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि खाली स्थान ज़्यादा होगा, जिससे सॉलिड पार्टिकल्स या वेस्ट मटेरियल जो बायोफिल्टर में आएंगे वो आसानी से या तो सेटल हो जाएंगे या बायोफिल्टर से निकाल दिए जाएंगे। वॉल्यूमेट्रिक टैन कन्वर्जन रेट बायोफिल्टर का प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए इसके मीडिया के आयतन या सतह क्षेत्र को संदर्भित किया जाता है। नाइट्रीकरण प्रक्रिया दर मूल रूप से मीडिया के सतह क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उतने ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप होंगे और उतनी अच्छी तरह से बायोफिल्टर काम कर सकेगा। लेकिन कभी कभी ये दर प्रति इकाई सतह क्षेत्र के बजाय प्रति इकाई मात्रा में व्यक्त की जाती है, वॉल्यूम में, क्योंकि कुछ मामलों में वास्तविक मीडिया का सतह क्षेत्र की गणना करने में बड़ी असमर्थता होती है। तो जब ये दर प्रति इकाई आयतन में व्यक्त की जाती है तो इसे वॉल्यूमेट्रिक टैन हटाने की दर के रूप में जाना जाता है, और इसकी इकाई केजी टैन पर क्यूबिक मीटर पर डे होती है। और जब ये दर प्रति इकाई सतह क्षेत्र में व्यक्त की जाती है तो इसे एरियल टैन हटाने की दर के रूप में जाना जाता है, और इसकी इकाई ग्राम टैन पर क्यूबिक मीटर पर डे होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूँ समझ लीजिए कि बायोफिल्टर एक रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम का हार्ट है, जिसे चलाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन इसको अगर व्यवस्थित ढंग से चलाएंगे तो आरएएस की सफलता इसी पर निर्भर करती है। अभी और बहुत से टॉपिक हैं आरएएस में जिनको लेकर हम लोग जल्दी जल्दी आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो से आपने कुछ नया हासिल किया है, सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।